ये बताइए कि क्या उत्तर प्रदेश के लोग मोदी जी के नेतृत्व में क्या योगी जी जैसा मुख्यमंत्री खोना चाहेंगे? खिलाफ सुपारी उठवाई गई, मेरी हत्या कराने की कोशिश की गई, मेरी और रीता बोगड़ा जोशी जी की, मेरी गाड़ी जला दी गई और रीता बोगड़ा जोशी जी का घर जला दिया गया। भरत तिवारी अपराधी नहीं थे। भरत तिवारी एक नौजवान कि भाई राधेश्याम शुक्ला का अगर इतना खौफ होता तो आप समाज के लोगों से पूछिए, उठा करिए। जो गुंडे हैं उन पे गुंडा लगना चाहिए, जो अपराधी हैं उनका जिला बदर होना चाहिए। नमस्कार, मैं अनुराग और आप मेरे साथ देख रहे हैं बेबाक बातें। करियर के टॉप पर रह करके अपने हाथों से अपनी सल्तनत को छोड़ देना शायद हर किसी के बस की बात नहीं होती है। आज आपकी स्क्रीन पर जो शख्स दिखाई दे रहे हैं वो देवरिया सदर के विधायक डॉक्टर सलम मणि त्रिपाठी जी हैं। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। विधायक जी, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मेरी बात रखने का अवसर दिया और बहुत अच्छा कर रहे हैं, मेरी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सलम मणि त्रिपाठी हैं कौन? सामान्य व्यक्ति है, सामान्य परिवार से निकला हुआ नौजवान है, जिसके अंदर ये ललक है कि देश की सेवा कर सके, लोगों की सेवा कर सके। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरी पार्टी ने और देवरिया के लोगों ने मुझे अवसर दिया है कि मैं उनकी सेवा कर पा रहा हूँ। तो एक सामान्य परिवार से निकला हुआ सामान्य नौजवान हूँ और ये कोशिश कर रहा हूँ कि अपने प्रयासों से, अपनी कोशिशों से देवरिया में कुछ बेहतर कर सकूँ। पत्रकारिता से राजनीति तक का सफ़र कैसे शुरू हुआ? देखिए, बहुत साधारण परिवारों से हम लोग आते हैं, आप भी साधारण परिवारों से हैं और मेरे जैसे नौजवान भी। तो जाहिर तौर पे बहुत दबाव होता है कि सरकारी नौकरी की जाए। लंबे समय तक हम लोगों ने तैयारी की, सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम दिए, सफलता नहीं मिली। तो पत्रकारिता में दैनिक जागरण से अपनी शुरुआत की और बहुत छोटे स्तर से शुरुआत की। 200-250 रुपये के आसपास तनख्वाह मिलती थी। एक लंबे कालखंड तक ये लगा कि पत्रकारिता के माध्यम से बहुत कुछ बदलाव कर सकते हैं, लेकिन बाद में ये लगने लगा कि सवाल तो उठाते हैं लेकिन जवाब ढूंढना भी बहुत ज़रूरी है। केवल सवाल उठाना ही दायित्व तो नहीं है, दायित्व तो ये भी है कि सवालों के जवाब ढूंढे जाएँ और निष्कर्ष तक पहुंचा जाए। और ऐसे में मैं सौभाग्यशाली हूँ कि भारतीय जनता पार्टी, जो दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, उसमें मुझे 2016 से जुड़ने का अवसर मिला। और जब मुझे ये सौभाग्य मिला उसी वक्त मैंने जॉब छोड़ी और पार्टी की सेवा की। पार्टी ने देवरिया से टिकट दिया, देवरिया के लोगों का आशीर्वाद मिला और आज देवरिया की सेवा कर रहा हूँ। अच्छी पत्रकारिता आपकी चल रही थी और अब एक बड़े पत्रकार के रूप में आपकी पहचान थी। और जब आपने राजनीतिक अपने जीवन की शुरुआत की तो क्यों आप भारतीय जनता पार्टी का चुनाव किया? क्योंकि तमाम सारे ऐसे राजनीतिक दल थे जहां आप जा सकते थे। अब तो पूरा देश ही भारतीय जनता पार्टी का चुनाव कर रहा है। तो मैं उसी प्रकार का युवा था जिसको लगा कि भाई जो पार्टी देश की बात करती है वो भारतीय जनता पार्टी है, जो देश की सुरक्षा की बात करती है वो भारतीय जनता पार्टी है। नरेंद्र मोदी जी का व्यक्तित्व हो, योगी जी का व्यक्तित्व हो, वो दिखाता है कि नहीं, अपने लिए कुछ नहीं है, देश और समाज के लिए, खुद का कोई परिवार नहीं है। तो मुझे लगा कि नहीं, ये एक दल ऐसा दल है जहाँ पर राष्ट्रवाद की भावना है, जहाँ पर देश के लिए काम करने का जज्बा है, और इसीलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी चुनी। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी के एक साधारण से कार्यकर्ता के तौर पर देवरिया की सेवा करने का सौभाग्य मुझे मिल रहा है। पहली बार चुनाव लड़ने का अनुभव कैसा रहा? नहीं, बहुत अच्छा रहा। 2022 में मुझे पार्टी ने टिकट दिया और भारतीय जनता पार्टी पहली बार देवरिया सदर सीट पर 1 लाख के पार के आंकड़े, 1 लाख के पार गई। 1 लाख लगभग 7,000 वोट मुझे मिले। 40,000 से ज़्यादा वोटों से मुझे विजय मिली और बहुत प्यार मिला लोगों का, बहुत आशीर्वाद मिला। और इसीलिए इस आशीर्वाद, इस प्यार को एक दायित्व मानते हुए हर रोज़ ये प्रयास करता हूँ कि जो कर्ज लोगों ने मेरे ऊपर लादा है, देवरिया के लोगों का जो कर्ज है, ऋण है, उसको चुकाने की कोशिश करता हूँ हर रोज़। बहुत अच्छा अनुभव रहा, लोग बहुत अच्छे हैं, देवरिया में बहुत सारा प्यार मिला। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे जैसे नौजवान, जो कि एक साधारण परिवार से आता है, जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, हम लोग किसी सांसद के पुत्र नहीं हैं, किसी मंत्री के बेटे नहीं हैं, किसी बड़े नेता के बेटे नहीं हैं, तो ऐसी पृष्ठभूमि से आने वाले नौजवान को देवरिया के लोगों ने जिस प्रकार से आशीर्वाद दिया है, उसका कर्ज तो शायद मुझे लगता है कि मैं कई जन्मों में भी चुका नहीं पाऊँगा। सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही इन 5 सालों में विधायक बनने के बाद? देखिए, आप देवरिया की अगर बात करेंगे, देवरिया में जाम की समस्या बहुत बड़ी समस्या थी और लोग ये कहते थे कि पता नहीं कब बाईपास बनेगा, कब इस जाम की समस्या से निजात मिलेगी। जब मैंने 2022 में काम संभाला तो मुझे बताया गया कि देवरिया बाईपास का शिलान्यास तो हुआ है पर काम आगे नहीं बढ़ पाया।
उसी प्रकार से जिस प्रकार से केंद्रीय विद्यालय का भी यहाँ पर शिलान्यास हुआ था और काम आगे नहीं बढ़ पाया था। मैंने जब पता किया तो ये मालूम चला कि जो लैंड एक्विजिशन होता है उसमें कुछ 1% भी लैंड एक्वायर नहीं हो पाई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया और मुख्यमंत्री जी ने एक डेडिकेटेड एडीएम रैंक के अफसर की यहाँ पर तैनाती की और लैंड एक्विजिशन हुआ, सारी प्रक्रिया का पालन हुआ। जिनको मुआवजा मिलना था उनको मुआवजा दिया गया और आज मैं मानता हूँ कि 1800 करोड़ रुपए का देवरिया बाईपास बहुत तेज़ी से बन रहा है। अगर आप देखेंगे तो बहुत तेज़ी से निर्माण हो रहा है, एक बहुत बड़ा उपहार देवरिया को मिला। दूसरी अगर आप बात करेंगे, देवरिया और कसिया दोनों बड़े केंद्र हैं। देवरिया महर्षि देवराव बाबा की पुण्य भूमि है और कुशीनगर महात्मा बुद्ध की पुण्य भूमि है। दोनों को जोड़ने वाला जो रास्ता था वो पिछले कुछ वर्षों में जनसंख्या की आबादी के चलते या ट्रैफिक के चलते उस पर दबाव ज़्यादा था। माननीय मुख्यमंत्री जी से को इस बारे में बताया और आज 4 लेन बन रहा है 300 करोड़ रुपए की लागत से। ऐसे बहुत से काम हुए, आप उठाकर देखेंगे। देवरिया नगर पालिका का विस्तार नहीं हुआ था। देवरिया नगर पालिका बहुत छोटी नगर पालिका थी और मुझे बताया गया कि पिछले 50 वर्षों से उसकी फाइल अटकी हुई है। विस्तार नहीं होगा तो शहर कैसे बढ़ेगा, रेवेन्यू कैसे आएगा, विकास कैसे होगा। तो देवरिया नगर पालिका आज 33 वार्ड की नगर पालिका है, वरना बहुत छोटी नगर पालिका थी। ये भी एक बड़ी उपलब्धि है। बैतालपुर ग्रामीण क्षेत्र हुआ करता था, बैतालपुर अब नगर पंचायत में कन्वर्ट हो चुका है और आप जाके देखेंगे तो गांव-गांव में सीसी रोड बन रही है, स्ट्रीट लाइट्स हैं। आप गौरी बाज़ार से प्रवेश करेंगे तो मेरा जहाँ जो विधानसभा की सीमा समाप्त होती है सोनू घाट के पास में, वहाँ पे आपको एक रोशनी मिलेगी सारी सड़कों पे। स्ट्रीट लाइट है जो महानगरों में होती है। उसी प्रकार से आप देखेंगे तो देवरिया और हाटा दो अलग अलग विधानसभाएँ हैं। 70 करोड़ रुपए की लागत से बहुत शानदार सड़क बन रही है। मेडिकल कॉलेज में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता थी, ट्रॉमा सेंटर नहीं था, वेंटिलेटर नहीं था, आज लगभग 250 करोड़ रुपए के काम मेडिकल कॉलेज के भीतर हो रहे हैं। रुद्रपुर और देवरिया को जोड़ने वाली सड़क थी देवरिया पकड़ी, 46 करोड़ रुपए से वो सड़क बनी। देवरिया कतरारी वो भी सड़क बनी। शिक्षा के क्षेत्र में आप देखेंगे तो एक बहुत अच्छा स्कूल है मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय। 30 करोड़ रुपए की लागत से हमारी विधानसभा में करवाहा एक जगह है, क्योंकि ज़मीन वहाँ पर मिल पाई तो 30 करोड़ रुपए की लागत से वो बनने जा रहा है। देवरिया विधानसभा इकलौती ऐसी विधानसभा है जहाँ पर 2 मैरिज हॉल सरकारी बन रहे हैं। देवरिया शहर में बन रहा है भुजौली कॉलोनी में, और एक हमारा बिल्कुल किनारे का छोर है कालाबन, वहाँ पर भी बहुत शानदार विवाह भवन बनने जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे काम हुए बिजली के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में। लेकिन ये एक सतत प्रक्रिया है और लगातार कोशिश करते हैं कि और बेहतर कर पाएँ। एक बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पर था रेलवे ओवरब्रिज का, आपके भीखमपुर रेलवे क्रॉसिंग पे जो कसिया ढाला बोलते हैं। बहुत सालों से लोग वहाँ पे जाम की समस्या से जूझ रहे थे, लेकिन वहाँ पे जो परिस्थिति है कि वहाँ पर पुल बनाने की जगह नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे निवेदन पर 81 करोड़ रुपए दिए और अब डिज़ाइन को लेकर एक डिस्कशन चल रहा है। हम ये चाहते हैं और सरकार ये चाहती है कि न्यूनतम नुकसान हो, किसी का भवन न टूटे, क्योंकि जगह बहुत सक्रिय है। तो रेलवे के साथ और हमारा जो सेतु विभाग है, दोनों के साथ लगातार डिस्कशन चल रहा है। पैसा स्वीकृत हो चुका है। जैसे ये मैप क्लियर होगा, हम ये चाहते हैं किसी का नुकसान ना हो, बहुत तेज़ी से वो काम भी शुरू हो जाएगा। तो लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर के से लेकर बहुत सारे इश्यूज़ पर काम हुआ है, लेकिन बहुत सारे काम अभी होने बाकी भी हैं। आपने देवरिया बाईपास की बात की तो एक घटना हमको याद आ गई। यहाँ एक मजार का ध्वस्तीकरण हुआ। जी। वो पूरा मामला क्या था, पूरा विषय क्या था? क्योंकि विपक्ष ये बार-बार आरोप लगाता है कि शलमणि त्रिपाठी जी एंटी मुस्लिम हैं और वह अपने हिंदू वोट बैंक को साधने के लिए उन्होंने ऐसा किया। अब देखिए, जिनकी मानसिकता इस प्रकार की है कि किसी सार्वजनिक स्थान को कब्जा कर लेंगे और उसके बाद अगर आप उसको हटाएंगे तो वो कहेंगे कि आप एंटी मुस्लिम हैं, तो मैं इसकी परवाह नहीं करता। मुझे एंटी मुस्लिम कहें, कुछ भी कहें, ध्रुवीकरण के लिए कहें, बहुत सारे आरोप लगते हैं। मेरा काम है कि देवरिया की जनता ने मुझे एक जनादेश दिया है, मुझे आशीर्वाद दिया है, और ये आशीर्वाद इसलिए है कि जो भी देवरिया की जनता के मनोभाव के हिसाब से काम है वो होने चाहिए। मज़ार के बारे में आप पूछेंगे तो मैं चुनौती देता हूँ, देवरिया में जितने भी लोग रहते हैं उनके सबके दिलों में इस बात को लेकर टीस थी कि ये मज़ार अवैध बनी हुई है। और लोगों ने देखा है, हमने भी देखा है कि किस प्रकार से 4 बांस, एक हरी चादर और उसको कब्जा करते चले गए। और सालों साल जब जब सपा की सरकार आती गई, कांग्रेस की सरकार आती गई, वो जो एक कब्जा था सरकारी ज़मीन पे, उसको एक बड़ी इमारत के तौर पे, मज़ार के तौर पे तब्दील कर दिया। अब आप सोचिए, देवरिया महर्षि देवराव बाबा की पुण्य भूमि है। अब महर्षि देवराव बाबा की पुण्य भूमि पर आप आएंगे, प्रवेश करेंगे और प्रवेश करते आपको एक अवैध मज़ार मिलेगी, तो आपके दिल में किस प्रकार के भाव उठेंगे। तो हमने उस मज़ार को ध्वस्त कराया क्योंकि अवैध मज़ार थी।
और मैं ये मानता हूँ कि वो देवरिया के माथे पर कलंक थी। कलंक इसलिए थी कि हमारे एक बहुत बड़े प्रचारक थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वर्गीय राम नगीना जी, उन्होंने इस मज़ार के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। उनकी बहुत बेरहमी से हत्या कर दी गई और उसके बाद से जो देवरिया के लोग थे उनका मनोबल टूट गया। लोगों ने इस मज़ार के बारे में बोलना बंद कर दिया और परिणाम ये हुआ कि जो दबंग थे, भूमाफिया थे, उन्होंने बहुत बड़ी मज़ार बना दी। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि इस मज़ार को हटा के स्वर्गीय राम नगीना यादव जी की आत्मा को हम सब ने श्रद्धांजलि दी है और इस प्रकार के जितने भी निर्माण होंगे, अवैध निर्माण, अभी बैतालपुर में एक भंडा गाँव है, वहाँ पर भी सरकारी स्कूल को मदरसा बना दिया। तो अब कोई राजनीति करता रहे, आरोप लगाता रहे, मुझे काम करने का मौका मिला, मैं आरोपों की परवाह नहीं करता। इस प्रकार के जितने भी जो इस प्रकार के निर्माण होंगे, जो मजहबी स्थल बनाए गए इस प्रकार के, उनको हम लोग ध्वस्त करेंगे। ये जो पूरा मज़ार की जब प्रक्रिया चल रही थी, तो क्या यह सच है कि आपको धमकी मिली थी और क्या सलम मणि को ऐसा कभी डर नहीं लगा? नहीं, देखिए, मेरे ऊपर देवरिया की जनता का आशीर्वाद है, उससे बड़ा सुरक्षा कवच कुछ नहीं हो सकता। सुरक्षा तो बहुत सारे बड़े-बड़े लोगों को मिली, बहुत सारे लोगों की जान नहीं बची, लेकिन हनुमान जी की कृपा है और देवरिया की जनता का आशीर्वाद है। कुछ गीदड़ भभकी देने वाले अपनी गीदड़ भभकी देते रहते हैं, उनका इलाज भी होता है समय-समय पर। पकड़े जाते हैं, ढूँढे जाते हैं, थानों के भीतर उनको ठीक से मोर बनाया जाता है और उसके बाद माफ़ी मांगते हुए वीडियो जारी करते हैं। उनका काम वो कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। हम चलेंगे आज के 3 साल पहले पीछे। 2 अक्टूबर 2023 को देवरिया जिले के फतेहपुर गांव में एक बड़ा नरसंहार हुआ, जिसमें लगभग आधा दर्जन लोगों की हत्या हो गई। जी। उसको सलम मणि जी किस नज़रिए से देखते हैं और क्या यदि प्रशासन चाहता तो वह घटना रुक सकती थी? ये बहुत दुखद घटना थी और उस दुखद घटना में करीब आधा दर्जन लोगों की जान गई। बड़े पैमाने पर नरसंहार हुआ, एक परिवार का घर ढहा दिया गया और जिन लोगों पे आरोप था वो लोग दबंग किस्म के लोग थे। इस पूरे मामले में प्रशासन ने कार्रवाई की, गिरफ्तारियां हुई, मुकदमा चल रहा है। समाज के लोगों ने, हर वर्ग के लोगों ने, हम लोगों ने एक अपील की और एक जिस परिवार के सारे लोग मारे गए थे, केवल 2 बच्चे शेष बचे थे, उनके परिवार को 62 लाख रुपए समाज के लोगों ने दिया। 50 रुपये, 100 रुपये, क्षमता अनुसार 1 लाख, 2 लाख। लेकिन समाज के हर वर्ग के लोगों ने उन बच्चों के प्रति, क्योंकि बच्चे माइनर थे, एक बच्चा तो बहुत ही छोटा है और दूसरा बच्चा भी 16-17 वर्ष का था, लगभग 62 लाख रुपए देवरिया के लोगों ने इकट्ठा किया। देवरिया और आसपास के लोगों ने भी, हर जगह से लोगों ने इकट्ठा किया और एक-एक व्यक्ति का जिन लोगों ने योगदान दिया, उन सब के बारे में हम लोगों ने ब्यौरा इकट्ठा करके उस परिवार को दिया। आज ये पूरा केस ट्रायल में चल रहा है। निश्चित तौर पे मैं ये मानता हूँ कि प्रशासन के जो कर्मचारी थे, अधिकारी थे, उनसे कहीं न कहीं चूक हुई, क्योंकि भूमि संबंधी विवाद अगर समय रहते निपटा दिया गया होता तो इस प्रकार की घटना, दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं होती, दोनों तरफ से नहीं होती और उसमें जवाबदेही भी तय हुई। मुझे लगता है करीब आधा दर्जन लोग सस्पेंड हुए थे, आधा दर्जन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई थी। अब जो परिवार जिसने अपने माता-पिता, भाई-बहनों को खो दिया, उनको 62 लाख रुपए की सहायता समाज से मिली। उनका घर बन रहा है, घर बन के लगभग तैयार हो चुका है रामनाथ देवरिया में। वो परिवार, जो छोटे बच्चे हैं, उनके लिए घर बन के तैयार है लगभग। और शिक्षा दीक्षा पर भी हम लोग लगातार उनके काम करते हैं कि वो बच्चे पढ़ के आगे बढ़ें। मुझे लगता है कि इस पूरे मामले में न्यायालय निश्चित तौर पे सख्त सज़ा करेगी। जो लोग भी दोषी है उनको उसका दंड मिलेगा। उस समय देखा गया समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव जी काफ़ी बयान दे रहे थे आपके खिलाफ और वो कह रहे थे कि विधायक सलम मणि त्रिपाठी ने पक्षपात किया, क्योंकि आपने देवेश दुबे जो परिवार का जो लड़का बचा था उसका आपने सहयोग किया। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, जो पीड़ित था हम उसके साथ खड़े हुए और शिवपाल जी, चाहे अखिलेश यादव जी स्वयं आए थे, लेकिन जो पीड़ित था, सब कोई जानता है कौन पीड़ित था, सब कोई जानता है किसने दबंगई की, हर किसी को पता है कि उसमें किसकी ज़मीन लूटी जा रही थी। जो प्रत्यक्ष तौर पर जो दिखा कि जो पीड़ित है, हम सब उसके साथ खड़े हुए और अगर मैं खड़ा हुआ तो ये 62 लाख रुपए देने वाले लोग भी समाज के ही लोग थे, वो भी खड़े हुए। ऐसा नहीं कि इकलौता मैंने 62 लाख रुपए इकट्ठा कर लिया, समाज का हर तबका, हर वर्ग के लोग इकट्ठे हुए और सब ने कहा कि ये घटना गलत थी, इस घटना में ज़्यादती हुई, इस घटना में अगर संयम बरता होता दूसरे पक्ष ने तो शायद इस प्रकार की घटना नहीं होती। लेकिन निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी और हम ये चाहते हैं कि इस मामले में निश्चित तौर पे जो न्यायालय है वो अपना फैसला देगी। मुझे विश्वास है कि इसमें न्याय होगा। विधायक जी, हम उत्तर प्रदेश की राजनीति पर चलते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी में जो ब्राह्मणों की स्थिति है वो ठीक है? आप जरा मुझे बताइए ना कि 2017 के पहले
जब उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार नहीं थी और देश में मोदी जी की सरकार नहीं थी, तो ब्राह्मण ही क्यों, संपूर्ण हिंदू समाज के साथ क्या होता था? आप चौराहों पे जय श्री राम का नारा नहीं लगा पाते थे, और जय श्री राम का नारा हुआ, चाहे पूजा अर्चना हुई, चाहे सनातन से जुड़े, हमारी सनातन संस्कृति से जुड़े जो काम हैं, उनको सबसे ज़्यादा कौन करता है? ब्राह्मण समाज करता है। तो सबसे ज़्यादा अपमान अगर किसी का हुआ 2017 के पहले, चाहे वो मुकदमों के तौर पर हुआ हो, चाहे ज़मीनें लूटने के तौर पर हुआ हो, चाहे वो अपमान अत्याचार के तौर पर हुआ हो, वो 2017 से पहले हुआ। आज तो न्याय मिल रहा है। आज अगर बाबा विश्वनाथ का दरबार सज के तैयार है, तो सबसे ज़्यादा खुशी ब्राह्मण समाज के लोगों को होती है। मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे खुशी होती है कि हमारे बाबा विश्वनाथ का दरबार सज के तैयार है। आज ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर बाबा विश्वनाथ का जो शिवलिंग है, उस पर कोई कुल्ला नहीं कर सकता, वरना जाके वहीं पर कुल्ला करते थे, वहीं पर हाथ पैर वज़ू करते थे। तो क्या एक ब्राह्मण होने के नाते, एक हिंदू होने के नाते हम सबको गर्व की अनुभूति नहीं होती? बिल्कुल होती है। आज भगवान राम का मंदिर बन के तैयार हुआ है, तो सबसे ज़्यादा ब्राह्मण समाज के लोग खुशी होती है, क्योंकि ब्राह्मण समाज ने केवल अपना हित नहीं देखा। हमेशा जब धर्म युद्ध हुआ, भगवान राम और रावण का धर्म युद्ध हुआ, तो अगर ब्राह्मण जातिवादी होते तो रावण के साथ खड़े होते, क्योंकि रावण ब्राह्मण था। लेकिन ब्राह्मण धर्म के साथ खड़े होते हैं, ब्राह्मण न्याय के साथ खड़े होते हैं, ब्राह्मण सत्य के साथ खड़े होते हैं। और इसलिए ब्राह्मण समाज इस बात को महसूस करता है कि 2017 के बाद जो न्याय, जो इंसाफ, जो सम्मान ब्राह्मण समाज को मिला है, वो 17 के पहले नहीं था। और इसलिए जाहिर तौर पे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, मुद्दा बनाएंगी, उनको बनाना भी चाहिए। राजनीति में अगर मुद्दा नहीं बनाएंगे तो राजनीति कैसे चलेगी? तो उनका काम है उस मुद्दे को बनाए। लेकिन प्रबुद्ध समाज, ब्राह्मण समाज प्रबुद्ध समाज है, इसीलिए उसका सम्मान है कि वो खुद की भी तकलीफ को सह के, अपनी पीड़ा को सह के हमेशा उन्होंने समाज को एक दिशा दिखाई। और मुझे लगता है कि ब्राह्मण समाज पूरी तौर पर इस बात को समझता है कि उनको आज इस सरकार में सम्मान मिल रहा है, चाहे वो मोदी जी की सरकार हो, चाहे योगी जी की सरकार हो। बैठक की वजह क्या थी? जो ब्राह्मण विधायकों की बैठक, शीतकालीन सत्र जो विधानसभा में चला, उसके बाद जो बैठक हुई, फिर प्रदेश अध्यक्ष जी पंकज चौधरी जी का एक लेटर आता है, उसको उन्होंने अनुशासनहीनता मानी। तो पूरी वजह क्या थी बैठक करने के पीछे का? आखिर कारण क्या था? देखिए, इसमें मीडिया की गलती थी। वो बैठक एक सामान्य शिष्टाचार भेंट थी। विधानसभा का सत्र चल रहा था, और विधानसभा का सत्र चलता है तो कोई ना कोई विधायक, कोई ना कोई जो जनप्रतिनिधि होते हैं, वो अपने अपने क्षेत्रों के विधायकों को भोजन पे बुलाते हैं। अब आप अपनी भोजन में, आपने बैठक में, भोजन में, किसी दावत में आप किसको बुलाएंगे, आपको तय करना है। तो जिन्होंने बुलाया, हम सब उसमें गए। सुंदरकांड का पाठ हुआ, हम लोगों ने प्रसाद लिया। अब उसको कोई किसी नज़रिए से देखता है तो देखता रहे। वो पूरी तौर पर विधायकों का एक मेल जोल का कार्यक्रम था। बैठ के हम लोगों ने चर्चा की कि हम और अच्छा कैसे कर सकते हैं, हम कैसे समाज को और बेहतर कर सकते हैं। उसको मीडिया ने अलग तरह से प्रस्तुत किया और उसको लेकर भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई। लेकिन मुझे लगता है कि देर सवेर सबको समझ में आया। पूरी तौर पर इसमें जो बहुत सारी बातें मीडिया में कही गई वो सच नहीं थी, और इसलिए सबने बैठ कर एक सकारात्मक वातावरण में बात हुआ कि भाई हमें चुनाव आ रहा है, चुनाव में और कैसे मिलकर काम कर सकते हैं, गरीब कन्याओं का विवाह हम कैसे करा सकते हैं, जो बच्चे हैं जो धन के अभाव में कई बार उनकी पढ़ाई रुक जाती है, हम लोग कैसे उनकी मदद कर सकते हैं, बेटियों की शादी कैसे कर सकते हैं। और ये करना कोई पाप थोड़ा है। अगर एक समाज के लोग बैठ भी गए और उस समाज के लोग बैठ के अगर आपस में बात कर रहे हैं कि भाई गरीब कन्याओं का विवाह करना है, बच्चों को पढ़ाना है, तो ये पाप नहीं था। और इस प्रकार की बैठकी होती रही, आगे भी होती रहेगी। अखिलेश यादव जी के पीडीए में पी वाला जो उनका जो लेटर है, वो पंडित अब शामिल हो गया है। क्या कहेंगे अखिलेश यादव, क्या ब्राह्मण प्रेम जो जग रहा है उस पर? देखिए, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। ब्राह्मण बहुत प्रबुद्ध हैं और वो इस बात को समझते हैं कि अचानक चुनाव के टाइम में प्रेम क्यों जगता है किसी का भी। अब राहुल गांधी तो कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन के घूमने लगे थे, तो उनको थोड़े वोट मिल गया, आशीर्वाद थोड़े मिल गया। समाजवादी पार्टी ने पिछली बार भी बहुत ढिढोरा पीटा था, उनको भी नहीं मिल गया। ब्राह्मण समाज बहुत ही प्रबुद्ध समाज है और वो इस बात को समझते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इश्यूज़ नहीं आते, इश्यूज़ आते हैं। आप एक घर में 4 लोग होते हैं, 2 बच्चे, 2 माता पिता का परिवार होता है, उसमें भी इश्यूज़ आते हैं। लेकिन अंततः बच्चा इस बात को समझता है कि नहीं, ये परिवार हमारा है, ये घर हमारा है। थोड़ी बहुत किसी बात को लेकर, उसके मन में किसी बात को लेकर कोई सवाल उत्पन्न हो सकता है, लेकिन उसको ये पता है कि उस सवाल का जवाब घर में ही मिलेगा, पड़ोसी घर नहीं मिलेगा। तो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या बहुजन समाज पार्टी हो, इन लोगों ने क्या किया है संपूर्ण हिंदू समाज के साथ, केवल ब्राह्मण समाज की बात मत कीजिए, संपूर्ण हिंदू समाज के साथ क्या किया है, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। अभी मुहर्रम बीता है, आप ज़रा मुझे बताइए, यही मुहर्रम पहले आता था तो हमारे मंदिरों के साथ क्या होता था, हमारे देवी देवताओं के जो स्थान होते थे उनके साथ क्या होता था। यही ईद आती थी, यही बकरीद आती थी तो क्या होता था।
भगवान भोलेनाथ की जगह को ढकना पड़ता था। इस बार तो मुहर्रम बीत गया, किसी की हिम्मत नहीं कोई हमारे साथ, हमारी भावनाओं के साथ भेदभाव कर सके, कोई छेड़छाड़ कर सके। और इस बार तो मुहर्रम पे योगी जी भी देवरिया में थे। तो आज हिंदू समाज इस बात को महसूस कर रहा है कि वो सुरक्षित है। आज पाकिस्तान के मैच हारने पर दंगे नहीं होते उत्तर प्रदेश में, और पाकिस्तान के मैच जीतने पर पटाखे भी नहीं फूटते, क्योंकि जो पटाखा फोड़ेगा उसका इलाज होगा, जो दंगा करेगा उसका इलाज होगा। तो आज भारत पाकिस्तान का मैच होता है तो भी संपूर्ण प्रदेश, संपूर्ण देश इस बात को लेकर सुरक्षित महसूस करता है कि भाई कोई जीते कोई हारे, दंगे नहीं होंगे। ईद आती है, बकरीद आती है, होली आती है, दिवाली आती है, आप सुकून से त्यौहार मनाते हैं। नहीं तो इसी उत्तर प्रदेश में 300-300 दंगे होते थे। मुजफ्फरपुर में दो बहनें जाती थी स्कूल, उनके साथ छेड़खानी होती थी, उनके भाई गए, उनको बचाने के लिए उनको मॉब लिंच कर दिया, दंगे हुए, हिंदू समाज के लोग मारे गए। तो संपूर्ण हिंदू समाज, मैं ब्राह्मण समाज की बात ही नहीं कर रहा, संपूर्ण हिंदू समाज इस बात को महसूस करता है कि आज मोदी जी और योगी जी के राज में सुरक्षित होकर बहन बेटियां स्कूल जा पा रही हैं। नहीं तो ये जो लव जिहाद का संकट मुंह बाए खड़ा है, ये आज योगी जी की सरकार है तो कार्रवाई हो पा रही है। नहीं तो ये तो उठा के ले जाते थे और जाके निकाह पढ़वा लेते थे। कोई मौलवी होता था, वो मौलवी निकाह पढ़वा देता था, आप कलपते रहिए, कुछ होता नहीं था। दंगे फसाद झगड़े होते थे, लेकिन आज मनोबल बढ़ा है। आज हिंदू अपने बड़े गर्व के साथ अपनी जो पूजा उपासना की विधि है उसका पालन कर पा रहा है। नहीं तो अयोध्या में भगवान राम के मंदिर में एक दिया नहीं लग पाता था, जबकि पूरी दुनिया दिवाली भगवान राम के नाम पे मनाती थी, और खुद भगवान राम का आंगन सूना रहता था। ये सोचिए, इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है कि जिन भगवान राम के नाम पर पूरी दुनिया दिवाली मना रही है, वो भगवान राम का खुद का आंगन सूना रहता था, एक दिया नहीं लगता था। तो आज तो हिंदू समाज देखता है ना कि गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में रिकॉर्ड बनता है, तो ये दिए हम लगाते हैं, और दिए उनके लिए लगाते हैं कि जिन्होंने दिया नहीं लगने दिया, उनको बताते हैं कि देखो तुमने दिया नहीं लगने दिया, तो आज हिंदू समाज जगह है तो इतने दिए लगाएंगे कि गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड भी बनेगा और तुम्हारे दिल भी जलेंगे। क्योंकि हिंदू समाज ने जो झेला है, चाहे वो काशी हो, चाहे वो मथुरा हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे गोरखपुर हो, देवरिया हो, यहीं देवरिया में दंगे होते थे, मदनपुर थाना लूट लिया जाता था, असला लूट लिया जाता था। यहाँ पे आईपीएस एक अधिकारी थे देवरिया के भीतर, वो तलवार चलाते थे मुहर्रम के जुलूस में। आज किसी की मजाल है क्या कि कोई सरकारी अधिकारी जाके मजाल वो तलवार चला ले या जाके रोज़ा इफ्तारी कर ले? मुख्यमंत्री आवास पे रोज़ा इफ्तारी होती थी, आज वहाँ नवरात्र की पूजा होती है, आज वहाँ पे गुरुद्वारे हमारे सिख समाज की पूजा होती है। तो आज मनोबल बढ़ा है, और इसलिए मुझे लगता है कि ठीक है, बहुत सारे मुद्दे आते हैं, पॉलिटिक्स में आते हैं, आते रहेंगे, आने भी चाहिए, लेकिन अंततः समाज इस बात को लेकर समीक्षा करता है कि कौन सा दल हमारा है और कौन सा दल हमारे खिलाफ है। दो नाम इस समय ट्रेंडिंग पर हैं, एक बिहार में जो एनकाउंटर हुआ भरत तिवारी, और दूसरा नाम देवरिया के बीजेपी के नेता राधेश्याम शुक्ल को जो जिला बदर किया गया। क्या कहेंगे इन दोनों विषयों में? भरत तिवारी के मामले में पुलिस को धैर्य रखना चाहिए था। भरत तिवारी अपराधी नहीं थे, भरत तिवारी एक नौजवान था, किन्हीं वजहों से मुझे लगता है उनके दिल में वेदना थी और उसको लेकर वो ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश कर रहे थे। उनको टैक्टफुली टैकल किया गया होता तो मुझे लगता है कि नौजवान आज मुख्य धारा में समाज के लिए काम कर रहा होता। पुलिस ने जल्दबाजी की, पुलिस ने धैर्य खोया, और मुझे लगता है कि यही वजह है कि हमारी सरकार ने वहाँ पर, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं माननीय सम्राट चौधरी जी ने, उन्होंने कार्रवाई कराई है, उस पर कार्रवाई हो भी रही है। शुरुआती तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस के लोगों ने शासन को उस ढंग से ब्रीफ भी नहीं किया जिस ढंग से ब्रीफिंग होनी चाहिए, लेकिन सरकार ने इस बात को महसूस किया, और भरत तिवारी जैसे नौजवान के साथ जो घटना हुई, हम सबको पीड़ा है, हम सबको तकलीफ है, लेकिन हमें विश्वास है कि सरकार निश्चित तौर पर न्याय करेगी। राधेश्याम शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, और उनके ऊपर छात्र राजनीति के और कुछ अन्य मुकदमे हैं। उन मुकदमों को लेकर जिस प्रकार की कार्रवाई प्रशासन ने की है, उससे हम लोग सहमत नहीं हैं, और हमने कहा है कि भाई राधेश्याम शुक्ला का अगर इतना खौफ होता तो आप समाज के लोगों से पूछिए, वो तो सबसे उनका मिलना जुलना होता है, बहुत सारे कार्यक्रमों में लोग उनको बुलाते हैं। तो मैंने प्रशासन से कहा है कि ये कार्रवाई आपकी उचित नहीं है, इसकी पुनः समीक्षा करिए, जो गुंडे हैं उन पर गुंडा एक्ट लगना चाहिए, जो अपराधी हैं उनका जिला बदर होना चाहिए, लेकिन कोई व्यक्ति अगर किसी उसके खिलाफ छात्र राजनीति के मुकदमे हैं तो उसके आधार पर आप कार्रवाई नहीं कर सकते। मैं पत्रकार था, मेरे खिलाफ 17 मुकदमे थे। पत्रकारिता करते हुए जब मैं सरकार के स्कैम खोलता था, उनके भ्रष्टाचार खोलता था, तो मेरे खिलाफ पूरे प्रदेश में 17 मुकदमे दर्ज कराए गए, मेरे खिलाफ सुपारी उठवाई गई, मेरी हत्या कराने की कोशिश की गई, मेरी और रीता बोगड़ा जोशी जी की, मेरी गाड़ी जला दी गई और रीता बोगड़ा जोशी जी का घर जला दिया गया। पर इसका मतलब ये थोड़े कि 17 मुकदमे तो अपराधी हो गए। जो अपराधी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
लेकिन मुकदमों का आधार बना के और इस प्रकार का आधार बना के कि छात्र राजनीति के मुकदमे हैं, पत्रकारिता के मुकदमे हैं, आप किसी को कैटेगराइज नहीं कर सकते। जनता शलभमणि त्रिपाठी जी को आगामी वर्षों में किस रूप में याद करे? देखिए, मैं ये चाहता हूँ कि मुझे एक सेवक के तौर पर याद करे। देवरिया के लिए मैं हमेशा एक लाइन कहता हूँ कि तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित। कोशिश करता हूँ कि ईमानदारी से प्रयास करूँ। मैं हर रोज़ इस बात को याद करता हूँ कि जब 2022 का चुनाव हो रहा था तो देवरिया के लोग गए और उन्होंने पोलिंग स्टेशन पे जाके मेरा नाम देखा होगा और मेरे नाम के आगे बटन दबाया होगा। मैं हर रोज़ इसको याद करता हूँ। काम का दबाव भी होता है, कई बार बहुत प्रेशर होता है तो थोड़ा अंदर से इरिटेशन भी होता है, लेकिन मैं हमेशा इस बात को याद करता हूँ कि देवरिया के लोगों का बहुत बड़ा ऋण मेरे ऊपर है, देवरिया के लोगों का बहुत बड़ा कर्ज मेरे ऊपर है और उस कर्ज को चुकाने की हर रोज़ कोशिश करता हूँ। गरीबों की सेवा करके, बेबस माताओं बहनों की आवाज़ बन के, जो श्रमिक वर्ग है उनकी ताकत बनकर, नौजवानों की ऊर्जा बनकर ये प्रयास करता हूँ कि देवरिया आगे बढ़े। जो भी संसाधन मिल रहे हैं और बेहतर संसाधन मिलें, और अच्छा शहर हम कैसे बना सकते हैं और अच्छी विधानसभा हम कैसे बना सकते हैं, और किस प्रकार से जो सबसे कमज़ोर तबका है यानी जिसकी आवाज़ कोई नहीं बनता उसकी आवाज़ हम कैसे बन सकते हैं, इसका प्रयास करता हूँ। 27 विधानसभा चुनाव को लेकर के, जीत को लेकर के भारतीय जनता पार्टी कितना आश्वस्त है? देखिए, 100% भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जनता कह रही है। आप मुझे बताइए कि क्या उत्तर प्रदेश के लोग मोदी जी के नेतृत्व में क्या योगी जी जैसा मुख्यमंत्री खोना चाहेंगे? जिस मुख्यमंत्री ने अपना घर बार त्याग दिया हो, जिनकी बहन आज भी छोटी सी फूल की दुकान लगाती है, जो पिता के देहांत के बाद भी उनकी अर्थी को कंधा देने नहीं जाने के बजाय प्रदेश की सेवा करते रहे, ऐसे मुख्यमंत्री को भला कोई भी प्रदेश क्यों खोना चाहेगा? तो कहीं कोई शक, कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। विपक्ष बांटने का प्रयास जरूर करेगा हिंदू समाज को। जो सनातन के विरोधी हैं वो जरूर चाहेंगे कि वो समाज को जातियों में बांटें, उनको अलग अलग खेमों में बांटें, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से बंगाल के हिंदू ने जाकर अपनी ताकत दिखाई है, आज बंगाल का हिंदू जगा है तो बंगाल बांग्लादेश बनने से बचा है। तो उत्तर प्रदेश का हिंदू भी जगा हुआ और जग के अपनी ताकत उन्होंने 2017 में भी दिखाई है, 14 में भी दिखाई थी, 22 में भी दिखाई थी और 27 में 22 से ज़्यादा सीटें आएंगी। हमारा अंतिम सवाल, हमारे चैनल के माध्यम से देवरिया सदर की जनता को आप क्या संदेश देंगे? देखिए, मैं देवरिया की जनता को मैं ये कहूँगा कि आपका आशीर्वाद मुझे मिला है और ईमानदारी से प्रयास करता हूँ, ईमानदारी से आपकी सेवा की कोशिश करता हूँ। अगर कहीं कोई कमी रह जाती है, कहीं कोई चूक रह जाती है तो वो जानबूझकर नहीं होती है, और ऐसे में एक अभिभावक के तौर पे, हमारे शुभचिंतक के तौर पर, हमारे प्रिय के तौर पे मुझे ज़रूर इस बात से अवगत कराएं कि कहाँ कोई चूक हो रही है, कहाँ कोई कमी हो रही है। मैं पूरी ताकत लगाकर सुबह 6 बजे से लेके रात 1:30-2 बजे तक, जब तक कि सूर्य नहीं आता तब तक ये प्रयास करता हूँ कि देवरिया के लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता हूँ। मेरा भी सामर्थ्य जो है उसका भी एक दायरा है, उस दायरे में रहकर भी और कई बार उस दायरे को तोड़कर भी आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ कि देवरिया को एक और अच्छे शहर के तौर पर लाएँ। लेकिन इसके बावजूद अगर जाने अनजाने कहीं कोई कमी रहती है, कहीं कोई चूक होती है तो मुझे ज़रूर आप आगाह करें, ज़रूर मुझे बताएं कि ये कमी हो रही है, चूक हो रही है, उसको हम लोग और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। ये थे हमारे साथ आज देवरिया सदर के विधायक शलभमणि त्रिपाठी जी, जिनसे वर्तमान राजनीति, प्रदेश और आगामी 2027 विधानसभा चुनाव पर चर्चा हो रही थी। खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिए बेबाक बातें। धन्यवाद।